हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें आपने देखा था जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, यानी खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हमने जितने भी टॉपिक कवर किए थे, जितने भी इसमें टॉपिक थे, हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, जूलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन बफेलो, यानी कि आपको क्या बताना है, इंडियन बफेलो का जूलॉजिकल नेम बताना है, और जिसका आपके पास आंसर आया था ए, यानी कि बुबेलस। बुबेलस क्या है, बफेलो का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो आया था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन बाय, यानी जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था वो उसे कैसे डन किया जाता है, कैसे उसमें पूरा किया जाता है। तो हमने इसमें देखा था, इसका जो आंसर है ये है बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट में हमने क्या किया था, हमने 2 एनिमल सेल ली थी और उसमें से सबसे पहले आपने क्या किया, जो सेल वॉल थे उसे रिमूव किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव किया, जो नेक्स्ट प्रोटोप्लास्ट था दोनों सेल्स का आपने उसे फ्यूज कर दिया। उसे फ्यूज करके एक नया आपको जो प्लांट था वो आपको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ अ पोल्ट्री, यानी पोल्ट्री फार्म की एक डिजीज आपको बतानी है, जिसमें हमारे पास जो ऑप्शन आया था वो आया था सी, यानी कि रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज किससे रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपसे पूछा गया था द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज टर्म्ड, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ रेडिएशन का यूज हो रहा है, कुछ केमिकल्स का यूज हो रहा है जीन्स के सीक्वेंस में चेंज करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आया था वो आया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म, म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड जीन थेरेपी, यानी 4 ऑप्शन में से आपको जो सेलेक्ट करना है, सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका हमारे पास क्या आया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या हो रही थी, प्लांट में कुछ केमिकल्स या कुछ रेडिएशन थी, जैसे यूवी रेडिएशन को यूज किया जा रहा था, जिससे जो जीन्स होते हैं जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आ रहा था। जब जीन के सीक्वेंस में चेंज आ रहा था तो क्या हुआ, फिर एक नए कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज कहाँ पे किया जा रहा था, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिस वैरायटी में बीमारियां ना लगे उस वैरायटी को प्राप्त करने के लिए हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग कराई थी। ये किसका पोर्शन आ रहा है, ये प्लांट ब्रीडिंग का आपके पास क्वेश्चन आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया, द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ, यानी कि जो टोटिपोटेंसी शब्द है वो किससे रेफर करता है, या फिर टोटिपोटेंसी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये कहाँ से आया है, ये टिश्यू कल्चर से आया है। टिश्यू कल्चर में हमने क्या देखा था कि टोटिपोटेंसी क्या होती है, किसी सेल की वो एबिलिटी, वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो एक पूरे नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक नए पौधा उत्पादित हो रहा है एक किसी सेल से। तो और वो टोटिपोटेंसी क्या है, उस सेल की क्षमता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी सेल टू जनरेट अ होल प्लांट, यानी किसकी कैपेसिटी है ये बताया गया था, टोटिपोटेंसी किसकी कैपेसिटी है, तो एक सेल की कैपेसिटी है। और क्या हो रहा है इसमें, इसमें पूरा एक जो प्लांट है वो जनरेट हो रहा है एक सेल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो आया एन एक्सप्लांट इज, यानी एक्सप्लांट क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो एक प्लांट है, प्लांट का हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, छोटा सा एक भाग लिया, किस लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए हम जिस पार्ट का यूज कर रहे हैं उसे हमने क्या कहा, एक्सप्लांट कहा, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। एक छोटे से पार्ट को हम ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम ले रहे हैं, हमने उसे न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, वहाँ ग्रो कराया, और जिसे हमने कैलस कहा था, कैलस से फिर हमने क्या किया, कुछ एंजाइम्स वहाँ पे डाले और बहुत सारे हमें प्लांट वहाँ पे नए मिले थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है प्रोटोप्लास्ट इज, यानी प्रोटोप्लास्ट क्या है।
तो आपके पास ऑप्शन क्या है, अनदर नेम फॉर प्रोटोप्लाज्म, बी है एन एनिमल सेल्स, सी है अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल एंड डी है अ प्लांट सेल। इसमें से आपको क्या करना है, सही आंसर आपको टिक करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, यानी अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट एक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश, यानी इनमें से कुछ फिशेस के आपको नाम दिए गए हैं, आपको मरीन फिश बतानी है। मरीन फिश क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो सॉल्टी वाटर में रहती है, यानी नमकीन पानी में रहती है। नमकीन पानी समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। तो वो फिश जो नमकीन पानी में रहती है उसे मरीन फिश कहते हैं। मरीन फिश या लवणीय फिश आप उसे कहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है रोहू, सेकंड है हिल्सा, सी है कटला और डी है कॉमन कार्प। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आया था वो आया था डी, यानी कि हिल्सा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन अ कॉस्मेटिक एंड पॉलिश। यानी कि एपीकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। अब एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर है जो आपने हनी का जो प्रोडक्शन देखा था, यानी कि रियरिंग ऑफ हनी बी, हनी जहाँ पे जो शहद का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसके अंतर्गत आ रहा है, एपीकल्चर के अंतर्गत आ रहा है। तो एपीकल्चर का वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कहाँ यूज हो रहा है, कॉस्मेटिक में हो रहा है, पॉलिश में हो रहा है। कॉस्मेटिक में भी हो रहा है और पॉलिश में भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे और अपने आंसर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया, सी, यानी कि वैक्स। तो एपीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वैक्स, उसे कहाँ पे हम यूज करते हैं, कॉस्मेटिक और जो पॉलिश जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हम करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो नए वर्ड आए हैं, यानी आपने दो वर्ड का क्या क्या रिवीजन किया। एपीकल्चर किसे कहते हैं और एपीकल्चर के आपके पास क्या है, कुछ प्रोडक्ट आए हैं जैसे कि हनी आया है, वैक्स आया है। तो यहाँ पे जो वैक्स का जो यूज है वो कहाँ पे हो रहा है, कॉस्मेटिक में हो रहा है और पॉलिश में यूज हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है मोर देन 70% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन। यानी कि ये क्या करे, जो भी लाइफ स्टॉक है, जितना भी जो खाद्य पदार्थ आता है, जो लाइफ स्टॉक आता है, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल से, जो घरेलू जो एनिमल से, घरेलू पशुओं से जितना भी स्टॉक आ रहा है वो 70% वो कौन से जो देश हैं उसे उत्पादित करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो 70% जो लाइफ स्टॉक होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया और चाइना के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात पूछी गई है कि 70% पॉपुलेशन है जो डोमेस्टिक एनिमल्स की वो कहाँ पे पाई जा रही है, इंडिया और चाइना में पाई जा रही है। जिसमें आपने देखा था जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 20 से 25% ही हमें मिल रहा था। यानी जनसंख्या तो कितनी थी, 70% जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो इंडिया और चाइना में पाए जा रहे हैं। इस बेसिस पे क्या होना चाहिए था, प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी उसी हिसाब से होना चाहिए था, 70% के हिसाब से होना चाहिए था। पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 20 से 25% हो रहा है, यानी 20 से 25% तक यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस था, ये जो परसेंट था, ये बहुत कम था। यानी कि 70% आप पशुओं से सिर्फ 20 या 25% उत्पादन ही कर पा रहे थे। तो इसी प्रोडक्शन को, इसी उत्पादन को बनाने के लिए फिर क्या की गई, फिर ब्रीडिंग की टेक्निक आई, यानी प्लांट ब्रीडिंग आया, एनिमल ब्रीडिंग आया, टिश्यू कल्चर आया और बहुत सारे हमने क्या देखे, बहुत सारी विधियां देखी जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। जिसमें आपने हरित क्रांति के बारे में भी पढ़ा जो किससे रिलेटेड थी, फसलों से रिलेटेड थी। बट ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यह लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स की यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि कितने प्रतिशत जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो कहाँ, वो 70% जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। प्लस आपने ये भी देखना था कि जब क्या हुआ, जब ब्रीडिंग टेक्निक्स नहीं थी तो वहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा था, सिर्फ 20 to 25% हो रहा था। बट जब ब्रीडिंग की टेक्निक्स आई तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो प्रोडक्शन था ये इंक्रीज हो गया था।
तो इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम फ्रॉम, यानी कि जो 33% आता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, वो कहाँ से आता है? तो इसमें आपका जो आंसर है ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, एग्रीकल्चर से आता है। 33% जो प्रोडक्शन आता है वो कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर से आता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि एक क्रॉप प्लांट के हमने सारे ही एलील्स को, सारे ही जीन को कलेक्ट कर लिया है, तो इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे ही क्या है, सारे जीन्स आप कलेक्ट कर रहे हो, सारे एलील्स आप कलेक्ट कर रहे हो, और इस कलेक्शन को हमने क्या कहा? तो आपके पास ऑप्शन में है, सबसे पहला आता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन, सेकंड आता है प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन, नेक्स्ट आता है हर्बेरियम, और लास्ट आता है सोमा क्लोनर कलेक्शन। तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था? इसका आंसर है ए, यानी कि जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जब भी आप किसी प्लांट के, किसी क्रॉप के आपने क्या किया, सारे ही जीन को, सारे ही एलील को कलेक्ट कर दिया, तो इस कलेक्शन को हमने क्या कहा? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस, यानी कि बर्ड फ्लू वायरस का आपको यहाँ पे नाम बताना है। आपके पास क्या है? अलग अलग ऑप्शन है और आप इसे टिक करेंगे। तो आपका जो आंसर है ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। जो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो है H5N1। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है कि जो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो क्या है? H5N1 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, साथ ही इसका आंसर भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है, द इन्फेक्शियस एंड contagious bacterial disease that affect cattle, buffalo, horse, sheep and goat is, यानी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो संक्रमित होती है, और किसे संक्रमित करती है? कैटल्स को, बफेलो को, हॉर्स को, शीप को और गोट को। तो आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है एंथ्रेक्स, यानी ए, यानी कि ये क्या है? ये जो बैक्टीरियल डिजीज को क्या करता है? संक्रमित करता है, फैलाता है। किसमें? बफेलो में, हॉर्स में, शीप में और गोट में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ चिकन, यानी आपको चिकन की इम्प्रूव्ड वेराइटी आपको बतानी है। तो इसमें से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताई गई जर्सी बताई गई है, डी है लैंगहॉर्न, सी है हिमगिरी और डी है कल्याण सोना। तो आपको देखना है कि यहाँ पे पहले तो आपको वैरायटी के नाम देखने की किस किस से रिलेटेड होता है, जैसे कि जर्सी किससे है? जर्सी गाय से रिलेटेड है। कल्याण सोना आपको बताया गया था, कल्याण सोना किससे रिलेटेड? आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स की यहाँ पे ब्रीड दी गई है और कुछ प्लांट्स की यहाँ पे आपको ब्रीड दी गई है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही है। जो लैंगहॉर्न है वो क्या है? वो जो है वो चिकन की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू सजेस्ट इफ अ पर्सन वांट्स टू इवॉल्व अ प्योर लाइन एनिमल्स, यानी कि एक जो इंसान है वो प्योर लाइन एनिमल्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? प्योर लाइन का क्या मतलब आपको बताया था कि जो ब्रीडिंग हो रही है वो क्या हो रही है? एक ही नस्ल के बीच हो रही है, जो क्लोज रिलेटिव हैं, यानी कि जो संबंधी हैं वो बहुत क्लोजली हैं, दूर के नहीं हैं।
जैसे कि क्या होता है, जो ब्रीड होती है, ब्रीड में जितने भी जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूर के भी होते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि उनकी जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो वो क्या थे, वो धीरे धीरे अलग होने लग गए, अलग अलग जगह वो क्या हुए, बसने चले गए। फिर क्या हुआ, वो दूर के रिलेटिव्स हो गए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर लाइन कैसे आती है, जब एक ही ब्रीड के अंतर्गत एक ही नस्ल के बीच में क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है और सगे संबंधियों से हो रही है, यानी क्लोज रिलेटिव से हो रही है। तो यदि इसी को क्या कहते हैं, इसी हम कहते हैं प्योर लाइन। तो प्योर लाइन को प्राप्त करने के लिए आप किसी इंसान को क्या सजेस्ट करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्रॉस ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो आपका जो आंसर होगा, आप अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, आर्टिफिशियल। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को हमने क्या कहा था, एक ही ब्रीड के अंतर्गत जो ब्रीडिंग हो रही है उसे हमने इन ब्रीडिंग कहा था, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, अलग अलग जो ब्रीड आ रही है, क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। आउट ब्रीडिंग भी, आउट ब्रीडिंग जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि आउट ब्रीडिंग यहाँ पे हो रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली इंसर्ट कर रहे हो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी कि इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, एक ही नस्ल के सगे संबंधियों के बीच में क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, इसी से क्या आती है, प्योर लाइन हमें मिलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस, यानी फ्रेश वाटर फिशेस के आपको नाम बताने हैं। आप क्वेश्चन नोट करेंगे, अपने जो ऑप्शन है उन्हें भी नोट करेंगे और आंसर को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा गया एक्वाकल्चर इज द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, यानी एक्वाकल्चर क्या है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो आपने जब एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ा था तो आपको 3 वर्ड मिले थे, पहला फिशरी मिला था, फिर एक्वाकल्चर मिला था और तीसरा जो मिला था वो पीसीकल्चर मिला था। तो फिशरी में क्या होता है, फिशरी में जितने भी जो वाटरी मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या था, फिशरी था। अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें तो एक्वाकल्चर जो होता है वो किससे रिलेटेड है, एक्वाकल्चर है प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी यहाँ पे आते हैं। यानी कि एक्वाकल्चर में क्या आ रहा है, एक्वाकल्चर में प्लांट्स भी इन्वॉल्व है और एनिमल्स भी इन्वॉल्व है। वहीं अगर पीसीकल्चर की हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि ये फिशेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी ये मछलियों के उत्पादन से क्या है, रिलेटेड है। तो एक्वाकल्चर का हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, यानी कि इकोनॉमिकली यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं, जहाँ पे दोनों का ही प्रोडक्शन हो रहा है उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा एक्वाकल्चर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है जया एंड रत्ना आर द सेमी डार्क वेराइटी ऑफ। जया और रत्ना 2 वैरायटी के आपको नाम दिए गए हैं और आपको बताने कि ये किसकी वैरायटी है। तो ये आपने पढ़ा था, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे और अपने आंसर को यहाँ पे टिक करेंगे। तो आपके जो ऑप्शन में सबसे पहला है वीट, सेकंड है राइस, सी है काउपी और डी है मस्टर्ड। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी कि राइस। राइस क्या है, राइस की जो वैरायटी है वो क्या है, जया और रत्ना। वहीं अगर वीट की बात की जाए तो वीट की कौन कौन सी वैरायटी थी, सोनालिका और कल्याण सोना, यानी कि सोनालिका और कल्याण सोना क्या है, वीट की वैरायटी है, कल्याण सोना। और राइस की हमने क्या बताई, राइस की हमने बताई जया और रत्ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है द टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो क्या इंडिकेट करता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे पहले हम देखेंगे हमें कहाँ देखने को मिलता है।
हमने अभी बात की थी इनब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग यानी एक ही नस्ल के बीच के सगे संबंधियों में जो ब्रीडिंग हो रही थी, और ये क्या जनरेशन टू जनरेशन होती जा रही थी, बहुत टाइम तक होती जा रही थी। तो वहां पे हमने क्या देखा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा था। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, प्लस प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। और ये किससे रिलेटेड है, ये है इनब्रीडिंग से रिलेटेड। इनब्रीडिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एक ही नस्ल के जो सगे संबंधी होते हैं उनमें जो ब्रीडिंग हो रही है उसे इनब्रीडिंग कहा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, यहाँ पे क्या है, कोई जो यहाँ पे क्या है, कोई एनिमल ए है, ये एनिमल बी है। इनमें जब मेटिंग हुई तो क्या हुए, इनके ऑफस्प्रिंग हुए या फिर इनकी संतति हुई। अब क्या हुआ कि इन दोनों में जब मेटिंग हो गई तो फिर क्या हुई, इनकी जो संतति हुई यहाँ पे। अब फिर से क्या हुआ कि ये जो दो थे इनमें ब्रीडिंग हो गई और फिर से इसके क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग हो गए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे सगे संबंधी, एक ही नस्ल है, सेम नस्ल हमने ली है, और एक ही नस्ल के क्या हो रहे हैं, जो सगे संबंधी हो रहे हैं उनमें क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है, जिसका क्या हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, प्लस प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन भी कम हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, उसमें हमने क्या देखा है, उसमें आपसे पूछा गया है द ब्रीडिंग कैरिड आउट बिटवीन एनिमल्स ऑफ अ डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड। यानी कि अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में जो ब्रीडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं। अगर एक ही नस्ल के बीच में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग कहेंगे। इनब्रीडिंग यानी एक ही नस्ल के बीच में हो रही है, तो ये जो ऑप्शन है पहले ही कट जाता है। अब यहाँ पे इनब्रीडिंग का मतलब होता है एक ही नस्ल के बीच में, और आपसे पूछा क्या गया है कि जो ब्रीडिंग हो रही है वो अलग अलग नस्ल के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में हो रही है। तो आपने पढ़ा था क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, यानी क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, अलग अलग नस्ल के जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है। आउट क्रॉस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे स्पीशीज की बात आ जाती है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं नस्ल के बारे में। तो आप जो अपना आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है 22। इसमें आपको बताया गया है MOET, मोइट स्टैंड फॉर, मतलब कि आपको MOET की क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी कि इसका क्या अर्थ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सेकंड है मल्टीपल ओवरी एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, थर्ड है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और लास्ट है मेथड ऑफ एग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है सी, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन हो रहा है, बहुत सारे क्या हो रही है, ओवरी से जो बहुत सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है आर्टिफिशियली। जब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पर्म थे उसे इंसर्ट कराया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत सारे जो ओव्यूल के अंदर जो एग सेल्स होती हैं, बहुत सारी एग सेल्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यानी कि जो एग सेल होगी और जो स्पर्म होगा उसके बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ओव्यूल बने, बहुत सारी एग सेल्स बनी, और बहुत सारे फिर क्या बने, बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बने। जब एम्ब्रियो यहाँ पे बन गए तो फिर क्या हुआ, उन एम्ब्रियो को उस काव से निकाल के, जिस काव के अंदर ये हो रहा था, क्या हुआ, एक काव हमने ली। काव में क्या हुआ कि फिर उसे हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया गया। यहाँ पे कैसी कंडीशन हुई, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो, यानी कि मल्टीपल क्या हुए, जो ओव्यूल थे मल्टीपल ओव्यूल बने, मल्टीपल एग सेल बने। फिर आर्टिफिशियली क्या हुआ, जो स्पर्म थे उन्हें इंसर्ट कराया गया। यहाँ पे क्या हुआ, फिर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे क्या बना, जिससे यहाँ पे एम्ब्रियो बने, और बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बने, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे एम्ब्रियो बने। अब उन एम्ब्रियो को अलग अलग काव के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम मोइट कहते हैं, MOET, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या ट्रांसफर हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है। और कैसा एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, मल्टीपल ओव्यूलेशन के थ्रू जो एम्ब्रियो बने हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया वो आया मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, यानी MOET किससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे जो आपके पास ऑप्शन आए हैं ट्रांसफर ऑफ सुपर एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ सुपर एक्स एंड सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। डी है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही सही है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, आप देखेंगे इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपके पास आंसर आया वो आया सी, यानी कि सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर किससे रिलेटेड है, सुपर ओव्यूलेशन से है और एम्ब्रियो ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा गया द हनी इन हनी द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज, यानी कि जो हनी है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेनली जो हनी में क्या पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में है कैल्शियम, सेकंड है शुगर, सी है प्रोटीन और डी है वाटर। तो आपको ये जब भी आपने हनी का नाम ही सुना होगा तो आपने उसके टेस्ट को इमेजिन किया होगा कि हनी कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा होता है तो यानी उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा शुगर होगी, यानी कि हनी का जो मेन घटक है, जो हनी में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है, वो शुगर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपसे पूछा गया है टर्निप मोज़ैक डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी कि ये एक डिजीज है टर्निप मोज़ैक डिजीज, वो किसके द्वारा की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ए है बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है निमेटोड्स और डी है फंजाई। तो जब भी आपके पास एक वर्ड आया मोज़ैक तो आप किसे टिक करेंगे, आप टिक करेंगे वायरस को, यानी कि मोज़ैक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वायरस से। तो टर्निप मोज़ैक जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा कॉज होती है, वो वायरस के द्वारा कॉज होती है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो क्लास, आज आपने चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस किया। आई होप इससे जो भी आपका डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।